हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट नंबर 4। ओके, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था वैसे। ओके, आप ये दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर फिजिकल टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन से टॉपिक में से आती है या फिर कौन से चैप्टर में से आती है, अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कैसे। तो आज के इस लेक्चर में हम वही समझने वाले हैं कि कैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर। ओके, चलो, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ using dimensional analysis। ओके, सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। ओके, चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे होगा, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया है फोर्स F on a particle depends upon mass of a particle and acceleration a of a particle, then find the expression for F। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप अभी याद रखना कि अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसके ऊपर डिपेंडेड है, वो फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है, कौन से फिजिकल टर्म के ऊपर डिपेंड है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही गया होगा। ओके, उनका यूज़ करके आपको क्या फाइंड करना है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, चलो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो फोर्स F है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है एंड वो मास वाला जो पार्टिकल है उसके एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास पावर x, मतलब F प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴x। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे x की वैल्यू 1 मिली। ओके, x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। उसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोर्स है वो मास के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मुझे अभी पता नहीं है x की वैल्यू कितनी है, मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, बाद में मुझे x की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 मिलती है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू मुझे मिली 2, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फोर्स है वो m² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको x की वैल्यू मिलती है -1, तो यहाँ पे क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m⁻⁻1। ओके, -1 मतलब क्या होगा, 1/m। तो इन शॉर्ट उसका मतलब क्या है कि आपका जो फोर्स है वो मास के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, बाई चांस आपको x की वैल्यू 0 मिलती है तो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, 0, m का पावर सॉरी कितना हो जाएगा, 0। तो उसका मतलब ऐसा है कि आपका फोर्स मास के ऊपर डिपेंड होता है नहीं। मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने m का पावर कितना लिया है, x लिया है। ओके, अभी मैं वो पावर डिराइव करूँगा कि वो पावर की वैल्यू कितनी आती है। ओके, वैसे ही आपका जो फोर्स दिया गया है वो दूसरे किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड है, तो उनका पावर मैं ले लेता हूँ y। ओके, अगर फोर्स को तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होता तो उसका पावर में क्या लेता, z। ओके, समझ में आया कि नहीं। ओके, अभी जो ये दोनों टर्म है उसको मैं कॉम्बाइनली ऐसा लिख सकता हूँ कि F प्रोपोर्शनल टू m पावर x और a पावर y। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनल रिमूव करना है तो मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू k m⁻⁴ और a⁻y। ओके,
यहाँ पे जो k है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके चलो, अभी मैं दोनों साइड LHS एंड RHS में क्या रखूंगा, जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है उनके डायमेंशन रखूंगा। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आपको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2। ये क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है, जो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला हुआ था पार्ट 2 में। समझ में आया कि नहीं? ओके, दूसरा यहाँ पे k, तो k का कोई डायमेंशन होता है नहीं, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास कोई डायमेंशन होते हैं नहीं। ओके, ये वाले कांस्टेंट के पास कोई डायमेंशन है नहीं, ये डायमेंशन लेस है। ओके, यहाँ पे मास का क्या डायमेंशन होता है, m1 एंड उनका पावर कितना दिया है, x। यहाँ पे एक्सीलरेशन का क्या डायमेंशन होता है, उनका डायमेंशन होता है m0 L1 T-2 एंड इनका कितना पावर दिया गया है, y। ओके, चलो ये पूरे टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, m1 L1 T-2। ओके, यहाँ पे पावर का पावर होता है तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब m का टोटल पावर कितना होगा, x इंटू m का पावर 0 है एंड उनका पावर y है, तो 0 मल्टीप्लाई y कितना होगा, 0। ओके, तो m का कोई पावर आएगा नहीं। l का कितना पावर होगा, l का होगा y एंड t⁻² क्या होगा, -2y। कितना होगा, -2y। अभी आप यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, तो LHS एंड RHS दोनों साइड बेस क्या है, सेम है, तो उनका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों के पावर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो m का पावर कितना है, x है, यहाँ पे n का पावर कितना है, 1 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ओके, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई। अभी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी मिल जाएगी। यहाँ पे LL दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे L का पावर y है, यहाँ पे L का पावर कितना है, 1 है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अगर हम दोनों के पावर को इक्वल करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। यहाँ से भी वैल्यू मिल सकती है, अगर t का पावर यहाँ पे -2y है एंड यहाँ पे t का पावर -2 है, तो आप ये दोनों को भी इक्वल कर सकते हो, -2y इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, 2/2, तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1। ओके, वैल्यू सेम ही रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। ओके, चलो, तो मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ओके, चलो, ये दोनों वैल्यू में ए इक्वेशन में रखता हूँ, जो रिलेशन हमने डिराइव किया है। ओके, वहाँ पे मुझे x एंड y की वैल्यू मिल गई है, तो वो वैल्यू में क्या करता हूँ, वहाँ पे पुट करता हूँ। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, k m की पावर x है, x की वैल्यू कितनी है, 1, तो m की पावर कितनी होगी, 1 इंटू a की पावर कितनी है, y, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली है, 1, तो a की पावर भी कितनी होगी, 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू KMA। ओके, यहाँ पे k की वैल्यू हमें डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं नहीं, ये वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली मिलती है एंड एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। k इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। कहाँ से पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला है। ओके, इसलिए आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, f इज इक्वल टू MA। ये फॉर्मूला शायद आपको पता ही होगा, f इज इक्वल टू MA होता है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला को डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, हमको सिर्फ कितना पता था कि आपका जो फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड है एंड वो मास के एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हमने फोर्स का क्या किया, फॉर्मूला डिराइव किया, क्या आया, F इज इक्वल टू MA। ओके, चलो ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा, वो दिया है द टाइम पीरियड t of oscillation of a simple pendulum depends on length L and acceleration due to gravity g. Let us derive the relation between t, L and g. यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा दिया गया है कि जो आपका टाइम पीरियड है ना, वो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है, तो उनका पावर हम x ले लेते हैं।
दूसरा आपको दिया गया है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, उसका पावर हम y ले लेते हैं। ओके, तो कंबाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल टू Lx इंटू g⁻⁴। ओके, अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल दिया गया है वो रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, k L पावर x इंटू जी पावर y। ओके, ये कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड मतलब LHS एंड RHS में हम क्या करेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे। ओके, तो t क्या है, t क्या है, यहाँ पे t आपको दिया गया है टाइम पीरियड, L आपको क्या दी गई है, लेंथ, एंड g क्या है, एक्सीलरेशन है, क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो चलो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, t1 होता है, उनका डायमेंशन क्या होता है, t1। उसका मतलब ऐसा होता है कि उसका मास का डायमेंशन 0 होता है, लेंथ का डायमेंशन 0 होता है, एंड टाइम का डायमेंशन कितना होता है, t1। ओके, अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड k का कोई डायमेंशन होता है नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। l की बात करें तो l के पास क्या डायमेंशन होता है, L1, एंड उनका पावर कितना दिया गया है, x। g के पास क्या डायमेंशन होता है, g का डायमेंशन होता है m0 L1t-2, एंड उनका पावर दिया गया है y, उनका पावर क्या दिया गया है, y। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, m0 L0t1, ओके, इज इक्वल टू L की कितनी पावर हो जाएगी, x इंटू m की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, L की कितनी हो जाएगी y, एंड t की पावर कितनी हो जाएगी, -2y, कितनी होगी, -2 इंटू वाई, कितना हो जाएगा, -2y। ओके, अभी हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, m0 L0t1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, m0 L0t1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगा, m0, और कहीं पे m दिया गया है नहीं, तो सिर्फ क्या आएगा, m0 इंटू L, यहाँ पे L की पावर x से मल्टीप्लाई L की पावर y है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन, तो L की टोटल पावर कितनी होगी, x प्लस वाई, कितनी होगी, x प्लस वाई। ओके, यहाँ पे देखो t की कितनी पावर दी गई है, -2y, और कहीं पे t दिया गया है नहीं, तो t की पावर कितनी होगी, -2y। ओके, चलो अभी दोनों साइड पावर को हम इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे m की पावर 0, m की पावर 0। ओके, यहाँ पे l की पावर x प्लस वाई, यहाँ पे l की पावर 0, तो ये दोनों के पावर को हम इक्वल करें तो एक इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये t के पावर को हम इक्वल करते हैं, क्योंकि बेस सेम दिया है तो पावर भी सेम होगा, तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू -2y होगा। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, -2 नीचे आएगा तो क्या होगा, 1/2, एंड क्या आएगा, माइनस, तो y इज इक्वल टू हमें मिला -1/2। ओके, ये y की वैल्यू हम ए इक्वेशन में रखेंगे, तो x प्लस y मतलब क्या लिखना है, -1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, -1/2 इज इक्वल टू 0, -1/2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। ओके, x एंड y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, तो दोनों वैल्यू हम ए इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो ए इक्वेशन में रखते हैं t इज इक्वल टू k, l का पावर x है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो l पावर कितना हो जाएगा, 1/2। g का पावर y है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो g का पावर कितना हो जाएगा, -1/2। अब भी ये आपका आंसर है, लेकिन आप उसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू k। जब पावर 1/2 होती है तब उसका मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट में है, किस में है, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट करें तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, l स्क्वायर रूट के अंदर है, उसका मतलब ऐसा होता है कि l का पावर कितना है, 1/2। यहाँ पे g का पावर भी 1/2 है, लेकिन क्या है, माइनस, उसका मतलब वो नीचे आएगा, कहाँ पे आएगा, नीचे, क्योंकि माइनस में पावर होता है तो कहाँ पे जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l/g। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई, कितनी होती है, 2 पाई, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है,
जो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चली है। ओके, तो उनका एग्जैक्ट फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी। क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। ओके, तो इसी तरह हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको पता इतना होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। ओके, समझ में, अगर आपको उतना पता है तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिराइव कर सकते हो। ओके, चलो एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। हमें क्या करना है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, जो कि वो फोर्स डिपेंड है मास के ऊपर, एंड दूसरा डिपेंड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के ऊपर। एंड वो जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एंड वो सर्कुलर होता है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट करता है तब वो फोर्स लगता है, एंड वो सर्कुलर जो पाथ है उनकी रेडियस आपको दी गई है r। ओके, तो चलो हम वो एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। सबसे पहला दिया गया है कि आपका जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मास के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब m⁻x ले लेते हैं। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उनका पावर हम y ले लेते हैं। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उनका पावर हम z ले लेते हैं। ओके, ये फोर्स 3 फिजिकल टर्म के ऊपर डिपेंडेड है, इसलिए एक का पावर x लिया, दूसरे का पावर y, तीसरे का पावर z। ओके, उसको हम कंबाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल टू m⁻x v⁻y एंड r⁻z। ओके, अगर हम प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो वहां पे हमें क्या ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो f इज इक्वल टू क्या आता है, k m⁻x v⁻y एंड r⁻z। ओके, ये हमारा हुआ फाइनल फॉर्मूला, एंड यही फॉर्मूला में हम x y z की वैल्यू डिराइव करने के बाद वो वैल्यू हम ये फॉर्मूला में लगाएंगे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा फोर्स का। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। दोनों साइड मतलब LHS एंड RHS में हम दोनों साइड डायमेंशन रखेंगे। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2। एक इसका डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन। ओके, K का कोई डायमेंशन होता है नहीं, K कांस्टेंट है, वो डायमेंशन लेस होता है। मास का क्या डायमेंशन है, m1, उनका पावर कितना दिया गया है, x। v मतलब वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, m0 L1 T-1, उनका कितना पावर दिया गया है, y। r एक रेडियस है, रेडियस एक डिस्टेंस में मेजर करते हैं, तो रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, L1, एंड उनका पावर क्या दिया गया है, z। ओके, चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे होगा m1 L1 T-2। ओके, यहाँ पे m का पावर कितना हो जाएगा, x इंटू m का पावर कितना होगा 0, l का पावर कितना होगा y, t का पावर कितना होगा -y, और यहाँ पे l का पावर कितना होगा z। ओके, अभी जो सेम सेम है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। ओके, चलो आगे करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, m1 L1 T-2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 L1 T-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m का पावर x, m का पावर 0, तो m का टोटल पावर कितना होगा x इंटू यहाँ पे l का पावर y, l का पावर z, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो l का टोटल पावर क्या होगा, y प्लस z, क्या होगा, y प्लस z। ओके, यहाँ पे t का पावर कितना दिया गया है, -y, t का पावर कितना दिया गया है, -y। ओके, अभी दोनों साइड पावर को हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे m बेज है, यहाँ पे भी m बेज है, तो दोनों को पावर इक्वल करें तो आंसर क्या आता है, एज x इज इक्वल टू 1। क्या आंसर आता है, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलो x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 1। ओके, दूसरा अगर हम लेंथ
को ले एंड लेंथ दोनों साइड सेम है, उसका बेस सेम है, तो पावर को अगर हम इक्वल करें तो फॉर्मूला क्या बनता है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ओके, अगर t को देखें तो t का बेस सेम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी t है, राइट हैंड साइड भी t है, तो उनका पावर भी सेम होगा, तो -2 इज इक्वल टू क्या होगा, -y, तो माइनस माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, 2। ओके, y इज इक्वल टू जो 2 मिला है वो हम ये इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या होगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मतलब कितना होता है, -1, क्या होता है, -1। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हमें तीनों जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू 1 मिली है, y की वैल्यू 2 मिली है, z की वैल्यू क्या मिली है, -1। ओके, वो तीनों वैल्यू हम ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो फाइनल फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू के m की पावर x, एंड x मतलब है 1, तो m पावर 1, v की पावर है y, एंड y मतलब है 2, तो v हो जाएगा 2 इंटू r की पावर है z, एंड z दिया है -1, तो r कितना हो जाएगा, -1। ओके, चलो, तो f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, r -1 मतलब कहाँ पे आएगा, नीचे, r कहाँ पे आएगा, नीचे। ओके, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो फाइनल फॉर्मूला बनता है f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन r। लेकिन हमने ये फॉर्मूला को क्या किया, डिराइव किया। ओके, समझ में आया कि नहीं। ये फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता है तो भी आप ये फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए कि ये फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है, वो मास की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, एंड जो सर्कुलर पाथ क्रिएट होता है वो सर्कुलर पाथ की रेडियस के ऊपर डिपेंड है। ओके, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी E ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, अज्यूमिंग दिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। एनर्जी है वो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है। चलो लिखते ही जाते हैं कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, तो उनका पावर हम ले लेते हैं x। दूसरा आपको दिया गया है जो आपकी एनर्जी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, ओमेगा के ऊपर, तो उनका हम पावर ले लेते हैं y। ओके, तीसरी आपकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, एंड एम्पलीट्यूड का हम पावर ले लेते हैं z। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन आप पॉज करके खुद से ट्राई करो, सोल्व करने की ट्राई करो, क्या ई का एक्सप्रेशन क्या डिराइव होता है, आप खुद से ट्राई करो। ओके, चलो सबसे पहले तो हम कंबाइनली क्या लिखेंगे कि जो आपका ई है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। ओके, ये प्रपोजनल रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट आएगा, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, के एम पावर x ओमेगा पावर y एंड a पावर z। ओके, के क्या है, प्रपोजनलिटी कांस्टेंट है, उनके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड मतलब LHS में और RHS में दोनों साइड क्या करेंगे, डायमेंशन रखेंगे, बाद में सेम बेस होता है उनके पावर को हम इक्वल करेंगे, एक्स वाई जेड की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड वैल्यू मिलने के बाद वही वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे। ओके, चलो एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एनर्जी हम जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर ही होता है। मैंने आपको बोला था आपको वर्क का डायमेंशन याद रखना है, क्योंकि बार बार हमें प्रॉब्लम में आएगा, मतलब जितने भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसमें वर्क का डायमेंशन आता ही है। ओके,
यहाँ पे E का डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t माइनस टू। ओके, K का कोई डायमेंशन होता है नहीं, क्योंकि वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, K कांस्टेंट है, इसलिए उनके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। ओके, m मतलब होता है मास, एंड मास का क्या डायमेंशन होता है m1, एंड उनका कितना पावर दिया गया है x। ओमेगा दिया गया है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमने डिराइव किया था पार्ट 1 में। तो फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशन होता है t-1, एंड उनका कितना पावर दिया गया है y। ओके, ये आपको दिया गया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से वेव जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसका नेम क्या है, एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट मतलब वन काइंड ऑफ क्या होती है, लेंथ, इसलिए उनका डायमेंशन क्या होता है L1, एंड उनका पावर कितना दिया गया है Z। ओके, चलो ये पूरे को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू इज इक्वल टू m की पावर 1 की पावर x, तो दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है x, m रेस टू x। ओके, यहाँ पे बाद में l तो कितना होता है 1 इंटू जेड, मतलब l की पावर कितनी होती है z, इंटू t कितना होता है -1 इंटू वाई, मतलब t की पावर कितनी होती है -y, t कितना होता है -y। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, बेस सबके सेम है, यहाँ पे m, यहाँ पे m, l t, तो पावर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 1, x की वैल्यू मिल गई। अभी हम y को इक्वल करते हैं, तो -y इज इक्वल टू क्या होगा -2, -y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, तो y की भी वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे t दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसलिए -y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। ओके, अभी हम l को इक्वल करते हैं, तो l दोनों में बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो z इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। ओके, तो x y z की वैल्यू मिल गई, तो ये तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ए वाले इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है। ओके, तो e इज इक्वल टू क्या होगा, e इज इक्वल टू क्या होगा k m पावर x, x की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो m पावर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे ओमेगा रेस टू क्या दिया गया है y, एंड y की वैल्यू कितनी है 2, तो ओमेगा रेस टू कितना हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे a की कितनी पावर दे दी गई है z, एंड z इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम k की बात करें तो k की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1/2, क्या होती है 1/2। अगर k की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करें तो k इज इक्वल टू क्या मिलता है 1/2। ओके, तो E इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ फाइनल फॉर्मूला एनर्जी का। ओके, समझ में आया कि नहीं, चलो ओके। बाद में और एक एग्जाम्पल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है इफ, ये एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग प्रॉब्लम दिया गया है, आपको ध्यान से समझना है कि जब आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट आपको किसको लेना है, F, V एंड T को फंडामेंटल यूनिट लेना है, मतलब आपका जो आंसर आएगा ना वो F, V एंड T के फॉर्म में आएगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, तो आपको फाइंड क्या करना है, मास का डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, चलो करते हैं। तो पहले तो मास किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसका पावर हम x ले लेते हैं। बाद में मास किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसका पावर हम ले लेते हैं y। एंड तीसरा मास किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसका पावर हम ले लेते हैं z। ओके, चलो
मास का हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है, तो कॉम्बाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि m प्रोपोर्शनल टू f पावर x v पावर y एंड t पावर z। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू k f पावर x v पावर y एंड t पावर z। ओके, एंड यही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे। पहले तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आपका फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए आपको आंसर एफ वी एंड टी के फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, चलो अभी सबके डायमेंशन हम यहाँ पे रखते हैं। मास का डायमेंशन क्या होता है, m1। मास का डायमेंशन क्या होता है, m1। लेंथ का डायमेंशन 0 होता है, टाइम का डायमेंशन 0। ओके, मास में सिर्फ m1 ही आता है, लेंथ का डायमेंशन 0, टाइम का डायमेंशन 0 इज इक्वल टू k का कोई डायमेंशन होता है नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। f मतलब होता है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 1, सॉरी t होता है -2, t क्या होता है -2। ओके, उनका पावर आपको लेना है x, उनका पावर कितना दिया गया है x। v मतलब होती है वेलोसिटी, मतलब m0 l1 t माइनस 1, उनका पावर होता है y। t मतलब है टाइम, टाइम मतलब होता है t1 एंड उनका पावर है z। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। m पावर 1 l पावर 0 t पावर 0, यहाँ पे m का पावर x, l का पावर x, t का पावर -2x। ओके, यहाँ पे m का पावर 0, l का पावर y, t का पावर -y, और यहाँ पे t का पावर कितना दिया गया है z। ओके, चलो जो सेम सेम है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उनका पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, m1 l0 t0, तो क्या होगा m1 l0 t0 इज इक्वल टू m का x, m का 0, तो टोटल कितना होगा m का x इंटू l का पावर x, l का पावर y, तो टोटल पावर कितना होगा, l पावर कितना होगा x प्लस y इंटू t का पावर -2x, t का पावर -y, t का पावर z, तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब -2x -y प्लस z, t का पावर -2x -y प्लस क्या हो जाएगा z। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड बेस को इक्वल करेंगे, बेस इक्वल होगा तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, x की वैल्यू मिल गई। दूसरा एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा -1, तो y की वैल्यू भी मिल गई। अभी ये x एंड y की वैल्यू ए वाला इक्वेशन में रखते हैं, ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये पूरा टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब -2x -y प्लस z इज इक्वल टू 0 होगा, जिसमें x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू -1 रखनी है। ओके, चलो रखते हैं, -2 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी रखनी है -1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा -2 माइनस प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 क्या होगा -1 प्लस z इज इक्वल टू 0। ओके, -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो z इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो z की भी वैल्यू मिल गई 1, तीनों की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 1। ओके, वो वैल्यू हम रखते हैं ए वाले फॉर्मूला में, ए वाले फॉर्मूला में, तो m इज इक्वल टू क्या होता है k f रेस टू x, x मतलब है 1, मतलब f का पावर कितना हो जाएगा 1, v रेस टू y, y है -1, तो v का पावर कितना हो जाएगा -1, t रेस टू z, एंड z का पावर कितना है 1, तो t रेस टू क्या हो जाएगा 1, k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या मिलता है f1 v -1 t1। ओके, तो ये क्या हुआ, m का डायमेंशन हुआ, क्या हुआ m का डायमेंशन, मैंने बोला था ना कि वो f v एंड t के फॉर्म में मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को क्या लिया था, फंडामेंटल यूनिट लिया था, इसलिए जो m का डायमेंशन या फिर m का जो एक्सप्रेशन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, f v एंड t के फॉर्म में
होगा। ओके, चलो अभी यही मेथड वाला एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी यहाँ पे आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, E, V एंड T। ओके, तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का डायमेंशन मिलेगा वो किसके फॉर्म में होगा, एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T के फॉर्म में होगा। ओके, चलो सबसे पहले तो सरफेस टेंशन किसके किसके ऊपर डिपेंड है, एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, तो पावर x ले लेते हैं एनर्जी का। दूसरा सरफेस टेंशन डिपेंड है वेलोसिटी के ऊपर, तो उनका पावर क्या होगा, y होगा। तीसरा सरफेस टेंशन डिपेंड है टाइम के ऊपर, तो इसका पावर हम ले लेते हैं z। ओके, तो कंबाइंडली सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड होगा, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, चलो अभी यहाँ पे जो प्रपोजनल है उसको रिमूव करना है, तो वहाँ पे हमें क्या ऐड करना होगा, कांस्टेंट, आप जानते ही हो। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, k e पावर x v पावर y t पावर z। ओके, इतना क्लियर। अभी क्या करेंगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला में हमें x y z की वैल्यू रखनी है। ओके, अभी दोनों साइड डायमेंशन लगाएंगे। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, सरफेस टेंशन को मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। सरफेस टेंशन मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो उनका अगर डायमेंशन डिराइव करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2 एंड लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L1। ओके, तो L1 L1 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो डायमेंशन क्या मिलेगा, m1 L0 T माइनस 2। ये किसका डायमेंशन है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, m1 L0 T माइनस 2। ओके, यही डायमेंशन हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस टेंशन का कि m1 L0 T माइनस 2। ये किसका डायमेंशन होता है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है। के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट है। ई मतलब होती है एनर्जी, जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही वर्क का डायमेंशन होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, m1 L2 T माइनस 2 एंड उनका पावर कितना होगा, x। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, m का पावर 0, t का पावर 1 और l का पावर m का पावर 0, बाद में क्या होता है, l का पावर 1, t का पावर -1। ओके, एंड उनका पावर कितना दिया गया है, y। t मतलब होता है टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है t1, उनका पावर दिया गया है z। ओके, चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिया गया है m1 L0 T माइनस 2। ओके, इज इक्वल टू m का पावर होगा x, l का पावर होगा 2x, t का पावर होगा -2x। ओके, यहाँ पे m का पावर होगा 0, l का पावर होगा y, t का पावर होगा -y एंड यहाँ पे t का पावर होगा z। ओके, चलो अब हम यहाँ से ये रफ कर देते हैं और आगे डिराइव करते हैं। यहाँ पे देखो, ये पूरा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, m1 L0 T माइनस 2। ओके, यहाँ पे देखो mx m0, तो क्या होगा mx इंटू l का देखते हैं L2x ly, तो l का टोटल पावर कितना होगा 2x प्लस y। अभी t को देखते हैं, t दिया है -2x और t दिया है y -y और t दिया है z, तो टोटल पावर कितना होगा -2x -y प्लस z, तो कितना होगा -2x -y प्लस z। ओके, चलो अभी हम करते हैं, बेस इक्वल दिया गया है तो पावर भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में मिलता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 0, क्योंकि अगर हम l को कंपेयर करें तो l बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम, मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो उसमें हम x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो यहाँ पे रखो x इज इक्वल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
तो y इज इक्वल टू कितना होगा -2, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये पूरे इक्वेशन को भी हम -2 के साथ इक्वल करेंगे क्योंकि t दोनों में कॉमन बेस है, तो उसके पावर भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो क्या दिया गया, -2x - y प्लस z इज इक्वल टू क्या दिया गया, -2। ओके, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2, ये दोनों वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुट करते हैं। ओके, तो चलो करते हैं। -2, x इज इक्वल टू कितना रखना है, 1, y इज इक्वल टू -2 प्लस z इज इक्वल टू -2। ओके, ये क्या होगा, -2, ये क्या होगा, +2 प्लस z इज इक्वल टू -2, -2 + 2 कैंसल, तो z इज इक्वल टू फाइनल क्या मिलेगा, -2, क्या मिलेगा, -2। ओके, चलो तीनों की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू क्या होगा, -2। ओके, चलो अभी हम तीनों वैल्यू को ए वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, s इज इक्वल टू क्या होगा, k e का पावर कितना दिया गया है, x एंड x कितना है 1, बाद में v का पावर कितना है y एंड y कितना है -2, यहाँ पे क्या आएगा, -2 इंटू यहाँ पे है t का पावर कितना दिया गया है, z एंड z इज इक्वल टू यहाँ पे हमें कितना मिला है, -2, तो t का पावर भी कितना होगा माइनस, यहाँ पे हमें k की वैल्यू लेनी है 1, एक्सपेरिमेंटली फॉर एग्जाम्पल कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो s का डायमेंशन मतलब सरफेस टेंशन का फाइनल डायमेंशन क्या होगा, f1 v -2 t -2। ओके, ये हुआ डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। किसके फॉर्म में मिला, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के फॉर्म में मिला। ओके, चलो फिलहाल आज के लेक्चर में हमें इतने ही एग्जाम्पल करने हैं। नेक्स्ट जो हायर लेवल के एग्जाम्पल है, हायर लेवल के जो प्रॉब्लम है, जी लेवल के, जी एडवांस लेवल के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, सिर्फ एग्जाम्पल। ओके, तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, दूसरा अभी जो हमें समझना है वो ये है कि जो ए वाली मेथड मतलब डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करती है, वो मेथड के कोई लिमिटेशन है कि नहीं, वो मेथड के कोई लिमिटेशन है कि नहीं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, चलो अभी जो डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड है, वो मेथड से क्या हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, तो उनका आंसर है नो। डायमेंशनल एनालिसिस से हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं नहीं। क्यों, तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले उनकी लिमिटेशन के बारे में ही जानते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि जो ये डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड है, वो मेथड कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये वाली मेथड से हम प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नहीं। ओके, हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल ऐसा फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था कि F इज इक्वल टू KMA, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हम ये वाली मेथड से बता सकते हैं नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस हम ये नहीं बता सकते कि K की वैल्यू कितनी होती है। ओके, हम यहाँ पे F का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वो कितना होता है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से बता सकते हैं नहीं। ओके, इसीलिए पहली लिमिटेशन उसकी क्या बनती है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो नहीं। ओके, दूसरी लिमिटेशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड कैन नॉट applied in expression involving
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इन एक्सपोनेंशियल टर्म। अभी समझना बहुत ध्यान से, जो डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड है वो मेथड हम वो वाले फिजिकल क्वांटिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हो। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हाइट ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब फाइंड करने का फॉर्मूला है 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। क्या होता है? आर रो जी। ओके, तो यहाँ पे अगर डायमेंशनल एनालिसिस से आप फाइंड करोगे तो उनका फॉर्मूला आपको मिलेगा h इज इक्वल टू 2s अपॉन आर रो जी। इतना ही आपको पता चलेगा, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, इसलिए उनका कोई डायमेंशन होता है नहीं। ओके, तो जिस कोई भी टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हो तो वो वाले फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला आप ये मेथड से डिराइव कर सकते हो नहीं, क्योंकि उनका डायमेंशन ही नहीं होता है। तो डायमेंशन नहीं होता है तो आपके फॉर्मूला में वो वैल्यू आने ही नहीं वाली है, क्योंकि ये पूरी मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, वैसा सेम टू सेम अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सपोनेंशियल टर्म आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू माइनस अल्फा टी। ओके, तो ए वाले केस में क्या होगा? जो ए पूरा टर्म है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो उनके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। सेम टू सेम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल टर्म के पास भी कोई डायमेंशन होता है नहीं, क्योंकि ई एक खुद कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.7। एंड उनका कोई भी पावर करो, -2 करो या फिर 3 करो या फिर 4 करो, वो सबकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एक रियल नंबर मिलेगा जिसका कोई डायमेंशन होता है नहीं। तो अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल टर्म आते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, तो आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हो नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड यूज कर सकते हो नहीं। ओके, तो ये उनकी हुई सेकंड लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन की। तो ये जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस, वो वाली मेथड कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग proportionality constant which has dimension। ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज में ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते जिस फिजिकल क्वांटिटीज में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम रखते हैं, अगर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन होता है तो वो केस में भी हम ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हैं नहीं। फॉर एग्जांपल, फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G(m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल G है वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड उनके पास अपना खुद का डायमेंशन होता है, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, सॉरी उनका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब ये डायमेंशन लेस है नहीं। ओके, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है या फिर वो डायमेंशन लेस होता है, उसमें ही हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। हम ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उनके पास डायमेंशन होता है। वैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं नहीं। ओके, चलो अभी हम देखते हैं उनकी लास्ट लिमिटेशन। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 or more term separated by प्लस और माइनस। अभी ये ध्यान से समझना,
आपने एक ऐसा फॉर्मूला देखा ही होगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो आप अगर डायमेंशनल एनालिसिस से ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते हो तो यहाँ पे प्लस आता है कि नहीं आता है वो आपको पता चलेगा नहीं। आपको फॉर्मूला किसके फॉर्म में मिलेगा, आपको इतना ही पता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, यू के ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंड है और टी के ऊपर डिपेंड है। तो यही फॉर्म में आपको मिलेगा। बीच में प्लस आता है या फिर बीच में माइनस आता है वो आप ये वाली मेथड से डिराइव कर सकते हो नहीं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन कंपोनेंट में डिवाइड होता है, मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म होते हैं एंड वो दोनों टर्म प्लस या फिर माइनस से सेपरेट होता है, तो आप ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हो नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड इस केस में आप यूज़ कर सकते हो नहीं। ओके, तो ये सारी है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलो तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही थ्योरी के रिलेटेड, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला डिराइव किए हैं उनके हायर लेवल के एग्जाम्पल हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। जी या फिर जी एडवांस के लेवल के क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आपको ये बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ही आपको आगे के लेवल के एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय।